तो आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो किसी जख्म की तरह है, गहरी, खामोश और अंदर ही अंदर रिश्ती हुई। हम बात कर रहे हैं द साइलेंट पेशेंट की। कहानी एक मशहूर पेंटर एलिसिया बेरेंसन की है, जो अपने फैशन फोटोग्राफर पति की बेरहमी से हत्या कर देती है और फिर पूरी तरह खामोश हो जाती है, एक शब्द भी नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी एक पहेली जैसी है जिसे सुलझाने के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 चाबियां हैं। 2 चाबियां? हाँ, पहली चाबी है एक साइकोथेरेपिस्ट जो इस खामोशी को तोड़ने के लिए जुनूनी है, और दूसरी चाबी वो है खुद एलिसिया की डायरी। अच्छा। जो उस कत्ल से ठीक पहले लिखी गई थी। तो ये 2 नजरिए हमें सच के करीब ले भी जा सकते हैं और शायद उससे भटका भी सकते हैं। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक उलझन की हर परत को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मंजर से होती है जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। एलिसिया बेरेंसन, एक कामयाब पेंटर, अपने पति गैब्रियल के पास खड़ी मिलती है। और गैब्रियल, उसे चेहरे पर कई गोलियां मारी गई हैं। हाँ, और वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। हाँ, पुलिस को अलीशा के कलाइयों पर भी गहरे जख्म मिलते हैं, और यहीं से कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो जन्म लेता है। इस घटना के बाद अलीशा जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। एक भी शब्द नहीं बोलती। कुछ नहीं। पुलिस की पूछताछ, कोर्ट की सुनवाई, हर जगह बस एक अजीब सी खामोशी। उसकी ये खामोशी इतनी बड़ी खबर बन जाती है कि वो द साइलेंट पेशेंट के नाम से मशहूर हो जाती है। और उसे लंदन के एक सिक्योर साइकियाट्रिक यूनिट द ग्रोव में भेज दिया जाता है। वो जुर्म के बाद सिर्फ एक ही बयान देती है, और वो भी शब्दों से नहीं बल्कि अपने कैनवस पर। हाँ, वो पेंटिंग। वो एक सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाती है और उसका शीर्षक ग्रीक भाषा में रखती है, अल्सिस्टस। अल्सिस्टस। देखिए, इस कहानी को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अल्सिस्टस एक यूनानी पौराणिक किरदार है जो अपने पति एडेमीटस की जगह अपनी जान दे देती है। क्यों? क्योंकि कोई और उसके लिए मरने को तैयार नहीं होता। तो ये खुद की कुर्बानी की एक अजीब कहानी है। एलिसिया का इस कहानी को चुनना उसके मकसद को और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी बना देता है। क्या वो खुद को एक शहीद की तरह देख रही थी कि उसने अपने पति के लिए कोई कुर्बानी दी है, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब था? बिल्कुल, यही तो सवाल है। ये एक ऐसा सुराग था जो सबके सामने था, लेकिन किसी को उसका मतलब नहीं पता था। ये खामोशी महज एक सदमा नहीं थी, बल्कि एक चुना हुआ रास्ता था, एक पहेली। और इसी पहेली ने एक साइकोथेरेपिस्ट थियो फेबर को अपनी ओर खींचा। हाँ, थियो। वो एलिशा के केस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ठान लिया कि वही इस खामोशी को तोड़ेगा। यहां तक कि वो द ग्रोव में एक कम सैलरी वाली नौकरी ले लेता है, सिर्फ एलिसिया का इलाज करने के लिए। और थियो का ये जुनून सिर्फ पेशेवर नहीं है, नहीं, बल्कि ये उसके अपने अतीत का एक प्रतिबिंब है। वो एलिसिया में खुद को देखता है, एक टूटा हुआ इंसान जिसे कोई बचाए। अच्छा। थियो का अपना बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उसके पिता काफी हिंसक थे और घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता था। उसने खुद भी थेरेपी का सहारा लिया था एक बहुत बुरे दौर से निकलने के लिए। लेकिन क्या एक थेरेपिस्ट के लिए नैतिक रूप से सही है? अपने मरीज के केस को अपनी निजी वजहों से चुनना? यहीं पर शायद खतरे की पहली घंटी बज जानी चाहिए थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है, जैसा कहते हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट और एक जुनूनी इंसान के बीच की जो लकीर है वो यहाँ बहुत पतली हो जाती है। थियो का मकसद अलिशा की मदद करना कम और खुद को साबित करना ज्यादा लगता है। वो उसे ठीक करके असल में खुद के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता है। और ये सीमाएं उसकी अपनी जिंदगी में भी धुंधली हो रही थी। हाँ, एक तरफ वो एलिशा को समझने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कर रही थी। वो अपनी पत्नी कैथी से बहुत प्यार करता है, जो एक एक्ट्रेस है, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होता है कि कैथी उसे धोखा दे रही है। और उसका शक सच निकलता है। कार हो रहा है। ये दोनों कहानियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो शायद सबसे अहम है, एलिसिया की डायरी। हाँ, एलिसिया की डायरी। ये डायरी उसने कत्ल से कुछ हफ्ते पहले लिखी थी। थियो को ये डायरी एलिसिया के घर से मिलती है और ये हमें सीधे उसके मन की दुनिया में ले जाती है। डायरी में 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, गैब्रियल के साथ उसका रिश्ता। ऊपर से तो ये खुशहाल शादी लगती है, दोनों अपने अपने करियर में सफल हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डायरी के पन्नों में एक अनकहा तनाव महसूस होता है।
दूसरी बात, पेंटिंग के लिए उसका जुनून और एक नई प्रदर्शनी का दबाव। और तीसरी और सबसे डरावनी बात, वो अजनबी आदमी। हाँ, एक अजनबी आदमी। ये हिस्सा पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डायरी में लिखती है कि उसे लगता है कोई उसके घर पे नजर रख रहा है। वो लिखती है कि वो आदमी सड़क के उस पार एक पेड़ के नीचे मूर्ति की तरह खड़ा रहता है और बस घर को घूरता रहता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जब वो इस बारे में अपने पति गैब्रियल को बताती है तो वो इसे उसका वहम मानकर टाल देता है। उसे सीरियसली नहीं लेता। बिल्कुल नहीं। और गैब्रियल का ये रवैया एलिसिया को और भी अकेला महसूस कराता है। उसे लगता है कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही उसकी बात नहीं मान रहा, वही उसे पागल समझ रहा है। डायरी की आखिरी एंट्री तो दिल दहला देने वाली है। बस 4 शब्द, वो घर के अंदर है। हाँ, और इसके बाद डायरी खाली है। इस बीच थियो एलिसिया की खामोशी की वजह जानने के लिए उसकी जिंदगी से जुड़े लोगों से मिलता है। वो एलिसिया के देवर मैक्स से मिलता है, जो एलिसिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर वो उसकी आर्ट गैलरी के मालिक जीन फेलिक्स से बात करता है, जो एलिसिया के काफी करीब था। लेकिन सबसे अहम मुलाकात होती है एलिसिया के कजिन पॉल से। अच्छा। थियो कैम्ब्रिज जाकर पॉल से मिलता है और एलिसिया के बचपन के बारे में पूछता है। और पॉल उसे एक ऐसी घटना के बारे में बताता है जो थियो को हिलाकर रख देती है। कौन सी घटना? वो बताता है कि जब एलिसिया छोटी थी तो उसकी माँ ने कार एक्सीडेंट में आत्महत्या कर ली थी और उस कार में एलिसिया भी थी। और उस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद एलिसिया और पॉल ने छत पर छिपकर एलिसिया के पिता को किसी से यह कहते हुए सुना था, काश वो मर गई होती। क्या मतलब, काश एलिसिया मर गई होती? हाँ, काश एलिसिया की जगह उसकी माँ मर जाती। सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए अपने ही पिता से ये सुनना कितना कितना भयानक रहा होगा। ये तो एक तरह की मानसिक हत्या है। बिल्कुल। ये बात एलिसिया के मन में एक गहरे जख्म की तरह बैठ गई थी। थियो को लगता है कि उसे एलिसिया की खामोशी की चाबी मिल गई है। उसे लगता है कि गैब्रियल की हत्या का संबंध इसी बचपन के सदमे से है। और इसी जानकारी का इस्तेमाल करके थियो आखिरकार एलिसिया को बोलने के लिए राजी कर लेता है। हाँ। वो एलिसिया के साथ एक सेशन में इस घटना का जिक्र करता है और सालों बाद एलिसिया का मौन टूटता है। वो उसे बताती है कि उस रात वही अजनबी आदमी घर में घुसा। उसने नकाब पहना हुआ था। उसने एलिसिया को कुर्सी से बांधा और जब गैब्रियल घर आया तो उस आदमी ने उसे गोली मार दी। तो ये कहानी थियो को सच लगती है। उसे लगता है उसने केस सुलझा लिया, लेकिन उसका सुपरवाइजर प्रोफेसर डियोमीडीज उसे चेतावनी देता है। क्या चेतावनी? वो कहता है कि हो सकता है ये कहानी एलिसिया के दिमाग की बनाई एक झूठी याद हो। मनोविज्ञान में इसे स्क्रीन मेमोरी कहते हैं, जो एक तरह का दिमागी पर्दा है। मतलब एक ऐसी कहानी जो किसी और ज्यादा दर्दनाक सच को छिपाने के लिए घड़ी जाती है। बिल्कुल। जब कोई सच इतना दर्दनाक होता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, तो हमारा दिमाग उसे छुपाने के लिए एक कम दर्दनाक झूठी कहानी गढ़ लेता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो डायोमीडीज इशारा कर रहा था कि सच शायद और भी ज्यादा भयानक है। इतना भयानक कि एलिसिया का दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ। थियो, जो अपनी पत्नी कैथी के धोखे से पूरी तरह टूट चुका है, फैसला करता है कि वो कैथी के प्रेमी का पीछा करेगा। वो एक शाम उसके पीछे जाता है और वो आदमी नॉर्थ वेस्ट लंदन के एक पॉश इलाके में पहुंचता है। वो एक बड़े से घर के सामने रुकता है, दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। थियो घर के बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेम प्लेट पर क्या लिखा था? गैब्रियल बेरेंसन। ओहो। एक मिनट, क्या थी का प्रेमी गैब्रियल था? मतलब वही जिस औरत का इलाज कर रहा था, उसी के पति के साथ उसकी अपनी पत्नी का अफेयर था। हाँ, यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। इसका मतलब वो अजनबी जो एलिसिया को उसके घर के बाहर से देख रहा था, अरे वो थियो ही था। अरे बाप रे। अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। थियो हफ्तों से गैब्रियल का पीछा कर रहा था। वो जानना चाहता था कि उसकी पत्नी उसे किसके लिए धोखा दे रही है। तो उस रात वो एलिसिया के घर में उसे डराने नहीं बल्कि गैब्रियल का सामना करने गया था। बिल्कुल। वो नकाब पहनकर घर में घुसा, लेकिन उसका मकसद एलिसिया को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो गैब्रियल का इंतजार कर रहा था। उसने एलिसिया को कुर्सी से बांधा और जब गैब्रियल घर आया तो थियो ने उसे भी पकड़ लिया। वो सिर्फ ये चाहता था कि गैब्रियल अपनी पत्नी के सामने अपना सच कबूल करे। हाँ, लेकिन बात सिर्फ सच कबूल करने तक नहीं रही। थियो ने गैब्रियल को एक भयानक विकल्प दिया। उसने गैब्रियल से कहा, तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम मरोगे या तुम्हारी पत्नी। और गैब्रियल बिना एक पल सोचे अपनी जान चुन लेता है। वो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। एलिसिया के लिए ये सुनना
ये तो उसके पिता के उन शब्दों को सुनने जैसा था, काश तुम मर जाती। बिल्कुल। एक बार फिर जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसने उसे मौत के लिए चुन लिया था। ये धोखा अलीशा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये उसके लिए इतिहास का दोहराव था। हाँ। थियो अपनी बंदूक वहीं छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद अलीशा ने किसी तरह खुद को खोला, वो बंदूक उठाई और गैब्रियल के चेहरे पर 5 गोलियां मार दी। तो उसकी खामोशी किसी जुर्म को छिपाने के लिए नहीं थी, नहीं, बल्कि उस दर्द और धोखे की वजह से थी जिसका इजहार शब्दों में नहीं किया जा सकता था। वो खामोशी उस छोटी बच्ची की खामोशी थी जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। नहीं। जब अलीशा को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उसका थेरेपिस्ट थियो ही वो नकाबपोश अजनबी था, तो वो उसे अपनी डायरी दे देती है। हाँ, वो थियो से कहती है, मुझे लगता है आपको इसे पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही चालाक कदम था। बिल्कुल, वो थियो को बता रही थी कि वो उसका सच जानती है। थियो समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है और एलिसिया को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए वो उसके कमरे में जाता है और उसे मॉर्फिन का ओवरडोज दे देता है, ताकि ये एक और आत्महत्या की कोशिश लगे। हाँ। लेकिन एलिसिया मरने से पहले अपनी डायरी के आखिरी पन्नों में पूरा सच लिख देती है। वो लिखती है कि थियो ही वो आदमी था और उसने ही उसे ओवरडोज दिया है। कहानी के आखिर में पुलिस थियो के घर पहुंचती है। इंस्पेक्टर उसे उसी की डायरी से सच पढ़कर सुनाता है और थियो का खेल खत्म हो जाता है। तो आखिर में एलिसिया की खामोशी नहीं, बल्कि उसके लिखे हुए शब्द ही सच को सामने लाते हैं। ये कहानी धोखे की है, अधूरे सच की है और बचपन के उन जख्मों की जो कभी नहीं भरते। एलिसिया की खामोशी और थियो का जुनून दोनों ही अपने अपने अतीत के कैदी थे। थियो उसे बचाने चला था, लेकिन अंत में वो खुद ही वो दानव निकला जिससे एलिसिया को बचाने की जरूरत थी। ये एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाती है ना, कि जब कहानी सुनाने वाले दोनों किरदार, एलिसिया अपनी डायरी में और थियो अपनी थेरेपी में, इतने टूटे हुए हों और मतलब अविश्वसनीय हों, तो क्या किसी एक सच तक पहुंचना मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब जख्म भरने वाला ही सबसे गहरा जख्म दे जाए? ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरीस्पुर को सब्सक्राइब करें।